सलाम एंड वेलकम टू द शो सनाइक पाकिस्तानी। आज के इस एपिसोड में हम आपको लेकर आए हैं वॉल्टर रीड हॉस्पिटल में, एक ऐसा हॉस्पिटल जहां पर फ़ौजियों को मुख्तलिफ आज़ा लगाकर उन्हें ज़िंदगी के धारे में वापस लाने में मदद दी जाती है। जहां एम्पुटेशंस भी एक ऐसी ही टेक्निक है जिसके ज़रिए इन फ़ौजियों को दोबारा अपने पैरों में खड़े होने में मदद दी जाती है। पाकिस्तान में भी ऐसे ही चंद हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी आपको मज़ीद कुछ इस एपिसोड में दिखाएंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे पेशेंट्स मौजूद हैं जिनकी अपनी अपनी कहानियां हैं। क्रिस्टोफर भी उन्हीं में से एक हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी स्टोरी क्या है। हेलो क्रिस्टोफर, हाउ आर यू? Hi. Doing good, thank you. Since how long you are here in this hospital and getting your treatment? I've been here for a little over 2 years now. And can you share with our audience what was your actual story and what happened to you? Yes, we were actually on standby for a mission. We were actually preparing our sharks, preparing our weapons. हम उस वक्त एक मिशन की तैयारी कर रहे थे और अपने हथियार तैयार कर रहे थे। उसी दौरान अफगान थंडर गार्ड्स ने हमारे पीछे से आकर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे 2 अफराद हलाक और मुझ समेत 4 लोग जख्मी हो गए। मेरी कमर और टांग में गोलियां लगी थी, जिससे मेरी हड्डियों को नुकसान पहुंचा और जिसके इलाज के लिए मैंने 21 महीने जर्मनी के एक अस्पताल में गुजारे। और फिर ये फैसला करने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत थी कि क्या मुझे मसनूई टांग लगाई जाए। मैंने मसनूई टांग के हक़ में फ़ैसला किया। And before we had to make the decision whether or not I was going to spend the rest of my life in a wheelchair or if I was going to amputate, and I decided to amputate. Were you transferred to this hospital or you were referred to some other hospital? You bounce around quite a bit in the beginning. Obviously, I immediately got flown out of the aid station from the FOB I was at. शुरू में इस वाक़े के बाद मुझे अफ़गानिस्तान के एक तिब्बी इमदादी मरकज़ में भेजा गया था और फिर वहाँ से इलाज के लिए जर्मनी के एक फ़ौजी अस्पताल रवाना कर दिया गया। और फिर यहाँ वाशिंगटन के ओल्ड वॉल्टर रीड अस्पताल आने तक मैं वहीं ज़ेरे इलाज रहा। मैं कुछ महीने वहाँ रहा, फिर क्योंकि वह अस्पताल बंद कर दिया गया था, इसलिए मुझ समेत तमाम मरीजों को इस अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। We were only there for a few months before they shut that hospital down and they moved us, all the patients, to either this hospital or to Fort Belvoir. How much you were satisfied when you came here and they started treating for your amputation treatment? How improved your life was after the amputation? After the amputation, my recovery picked up really quick. मसनूई टांग लगने के बाद मैं तेज़ी से बेहतर हो रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 21 महीने जर्मनी के अस्पताल में रहा हूँ। वहाँ मैं बहुत तकलीफ़ में था। पहले मुझे हर रोज़ बहुत दर्द रहता था, मैं जिम में नहीं जा सकता था, और फिर मसनूई टांग लगवाने के बाद हर चीज़ बेहतर हो रही है। मुझे मसनूई टांग लगवाने के लिए तकरीबन 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा। इन्होंने टांग खोलने के अगले ही रोज़ मेरी टांग काट दी और इसके बाद मैं अपनी टांग से महरूम हो गया। और मसनूई टांग लगने के बाद से मैं अपने कदमों पर चलने लगा और उस दिन से मैं अपने पाँव पर चल रहा हूँ और मेरी थेरेपी की जा रही है। So we can say that the dreams can come true. One day when the incident happened, you thought that you might be sitting on the wheelchair, but now you are standing on your own feet. So it means that everything is possible in this world? Yes, yeah. It was a big change because before it happened. हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है। ये होने से पहले मेरा ख्याल नहीं था कि ऐसा हो सकेगा। मेरे ख्याल में ये एक बड़ी वेकअप कॉल है, क्योंकि आपके साथ पेश आने वाला कोई बड़ा वाक़या आपको बहुत ज़्यादा तब्दील कर देता है और वो इंसान को जगा देता है। इस अमल में कुछ वक्त लग जाता है। Thank you so much. Thank you. दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सरहद पार लड़ने वाले उन पाकिस्तानी नौजवानों के लिए जो कि अपनी जानें कुर्बान करते हैं या फिर जंग के दौरान मुख्तलिफ आज़ा से महरूम हो जाते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल्स मौजूद हैं। ऐसे ही एक हॉस्पिटल के बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मिलिए अमानुल्लाह से। खैबर के इलाके में ड्यूटी के दौरान धमाके में इनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गई थीं। लेकिन आज प्रोस्थेटिक्स और हिम्मत के सहारे ये जिंदगी की दौड़ में किसी से पीछे नहीं रहे। 23 साला अमानुल्लाह ऐसे हजारों पाकिस्तानी फौजियों में से एक हैं जो अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ाई में जख्मी हुए। ज़्यादातर को नुकसान देसी साख्त के बमों से हुआ। तो मैं बैठता है गाड़ी के FTR के साथ का, मैं इप्सी फ्रंटियर कोर्स पास करूँ और उसके साथ रोड पे बम लगाते हैं आईडी ब्लास्ट लगा तो उसको गाड़ी के उसको अंदर गए। इन्हीं की
तरह आरिफ हुसैन भी हैं। 2011 को आई से तकरीबन 2 साल पहले मेहमद एजेंसी में हम संधू के साथ लड़ाई हो रही थी, ऑपरेशन कर रहे थे, उसमें उन्होंने फायर किया था। रावलपिंडी के आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट फॉर रिहेबिलिटेशन मेडिसिन में बड़े बड़े ऑपरेशंस के बाद अब अमानुल्लाह और उनके साथी माजूर अफराद के ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनका मॉडल हैं जनूबी अफ्रीकी एथलीट ऑस्कर पिस्टोरियस, जिन्होंने लंदन ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर एक नई तारीख लिखी। उस वक्त पिस्टोरियस पर कत्ल का इल्जाम नहीं था। एक लड़का दिखाता था टीवी पे, वो एक अफ्रीका वाला एक लड़का है ना, वो घोड़े के साथ मुकाबला करता है। आर्मी के इस रिहैब सेंटर के सरबराह मेजर जनरल अख्तर वहीद यहाँ माजूर फौजियों को तेजी से सेहतियाब होता देखकर खुश भी हैं और अपनी टीम पर फख्र भी महसूस करते हैं। I had few patients with 3 amputations and 1 patient with 4 limb amputations. So I think you have seen them in today's events and they are not less than anybody. साल हर साल से ऐसे केसेस का इलाज करने से यकीनन प्रोस्थेटिक्स की क्वालिटी तो बेहतर हुई है, इसके साथ साथ इलाज मुआलजे के बहुत से नए और मौसर तरीके भी सामने आए हैं। उम्मीद यही है कि इस तजर्बे से पाकिस्तान में और भी बहुत से फौजी फायदा उठा सकेंगे। इस हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और एक डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर एम्पुटेशंस की खास तौर पर मुख्तलिफ टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। ब्रॉडले जो कि यहाँ के सुपरवाइजर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो ब्रॉडले, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. Firstly, I want to know this department, how it works and what kind of different treatments you provide to the patients. Okay, so here at Walter Reed, we're the primary amputee rehab center for our patients coming back from Iraq and Afghanistan. बहाली के इस मरकज़ में हम इराक और अफगानिस्तान से आने वाले ज़ख्मी फ़ौजियों का इलाज करते हैं। जंग शुरू होने के बाद से हम तकरीबन 1600 ऐसे मरीजों का इलाज कर चुके हैं जिन्हें जिस्मानी तौर पर काफ़ी नुकसान पहुंचा था। हमारी टीम ज़ख्मी फ़ौजियों के इलाज मुआवजे के लिए वक्फ है। यहाँ कई स्पेशलिस्ट ज़ख्मियों की देखभाल करते हैं और हमारी टीम मरीजों की अस्पताल में आमद से लेकर डिस्चार्ज होने तक उनकी मदद और रहनुमाई करती है। What kind of different severe injuries they usually have when they come here? Well, it depends. Over the past couple years, there has इसका इन्हिसार मुख्तलिफ चीज़ों पर है। कुछ साल पहले तक यहाँ आने वाले ज़्यादातर मरीजों के जख्म घुटनों से ऊपर होते थे। हम बुनियादी तौर पर ये देखते हैं कि अपनी बहाली के लिए मरीज कितना अरसा हमारे पास रहेंगे। यहाँ आने वाले हर मरीज का केस मुख्तलिफ नौइयत का होता है। हम इलाज के सिलसिले में उन्हें गाइडेंस और प्रैक्टिस भी मुहैया करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उन्हें हर वो चीज़ फराहम करते हैं जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। but essentially they get everything they need while they're here. Is there any latest technology which in US and especially in this hospital is offered for the amputations, because that, as compared to the other countries, they don't have that much good facilities? In terms of prosthetics, there has been significant advances since the start of war. जहाँ तक उनकी बहाली का ताल्लुक है तो जंग शुरू होने के बाद से इस सिलसिले में काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी है। हमारे यहाँ एक खुसूसी टीम मौजूद है जो मसनूई आज़ा बनाने वाले इदारों के साथ मिलकर काम करती है और वो हमारी टीम की फीडबैक के मुताबिक अपनी मसनूआत को जदीद और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं और बहाली के अमल के सिलसिले में हम रोज़ाना की बुनियादों पर काम करते हैं। And how much good they feel when they have the amputations and they can stand on their own feet or they have their own hands after the surgeries? How much stronger they feel after that? Well, it's a very powerful encounter when they do that first. पहली बार मसनूई आज़ा लगने के बाद वो खुद को बहुत मजबूत समझने लगते हैं और ऐसे मौका पर उनके ख़ानदान के अफराद भी मौजूद होते हैं और जब वो अपने पाँव पर खड़े होते हैं तो वो एक बहुत जज्बाती मंजर होता है और वो खुद को बहुत तवाना महसूस करते हैं। ये सब चीज़ें एक साथ होती हैं। इसके बाद वो जहनी तौर पर ये कबूल कर लेते हैं कि उन्हें एक नए अंदाज में अपने मामूल की ज़िंदगी में वापस जाना है। हर फर्द मुख्तलिफ तरीके से अपनी नई ज़िंदगी में एडजस्ट होता है। अपने कदमों पर पहली बार खड़े होना बहाली के अमल में उनकी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा होता है और इसके बाद वो अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ कर देते हैं। Thank you so much. Yes, ma'am. अमेरिका में एक बहुत बड़ी तादाद में आबाद वेटरन्स के लिए मॉडिफाइड हाउसेस भी बनाए गए हैं। आइए इस हवाले से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
August 21st, 2005. I guess I'd been in Iraq for about a month. 21 अगस्त 2005 का दिन था। मुझे इराक पहुंचे तकरीबन 1 माह हो गया था। हमें एक स्कूल में कुछ अफराद की मौजूदगी की इत्तला मिली। उस जगह हमें पहले भी मुश्किलात का सामना हो चुका था। हम स्कूल के अंदर ये सोचते हुए गए कि वहाँ कोई छुपा होगा, लेकिन जब हमने दरवाज़ा खोला तो इससे बंधा हुआ तकरीबन 97 पाउंड बारूदी मवाद फट गया। मेरा साथी मौका पर हलाक हो गया, जबकि मेरा बायां बाजू और दाईं टांग ज़ाया हो गए। अस्पताल में चंद माह गुजारने के बाद जब एडम घर आए तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनका नया मकान उनकी नई जिस्मानी जरूरतों के चैलेंजेस पर पूरा नहीं उतर सकता था। This beautiful home, but built on 3 stories, which वो बड़ा खूबसूरत मकान था, लेकिन वो 3 मंजिला था और मेरे लिए वहाँ व्हीलचेयर इस्तेमाल करना तकरीबन नामुमकिन था। मुझे पूरा दिन अपनी मसनूई टांग पहनकर रखनी पड़ती थी। फिर सीढ़ियों पर हाथों के बल चलते हुए अपने बेटे को उठाना हम दोनों के लिए खतरनाक भी था। wasn't safe for him or me. एक दोस्त के कहने पर एडम ने होम्स फॉर आवर ट्रूप्स नामी इदारे को एक नए मकान की दरख्वास्त दी। ये गैर मुनाफा बख्श इदारा 2004 से माजूर फौजियों के लिए उनकी इनफरादी जिस्मानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए घर तामीर कर रहा है। रज़ाकारों और अतियात की मदद से तैयार किए गए ये घर माजूर फौजियों को बिल्कुल मुफ्त दिए जाते हैं। एडम की दरख्वास्त चंद हफ्तों में मंजूर हो गई और कुछ ही माह में उनकी पसंद के प्लॉट पर कई 100 अफराद ने मिलकर एक ऐसा मकान खड़ा कर दिया जिसमें एडम की जरूरत के तमाम फीचर्स मौजूद थे। So this is a wheelchair that I use to get around the house in the evenings when I don't want my prosthetic leg on. ये मेरी व्हीलचेयर है जो मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ। घर में बहुत ज्यादा खुली जगह है, इसलिए बहुत आसानी होती है। किचन खास तौर पर बहुत अच्छा है। चूल्हे के नीचे खुली जगह है तो वहाँ तक व्हीलचेयर ले जा सकता हूँ। It is great. I can pull right underneath the stove and get under there and cook. अलमारियों के नीचे भी इजाफी जगह है ताकि व्हीलचेयर में बैठे हुए पाँव उनसे न टकराएं। The cabinet. So our cabinets are a little bit unique as well. किचन की अलमारियां भी इस लिहाज से मुनफरिद हैं कि मैं व्हीलचेयर में बैठकर शेल्फ बाहर खींच सकता हूं, चीजें आसानी से निकाल सकता हूं। The cabinet so that I can reach everything without having to stretch up there. Wow, this is a really nice bathroom, Adam. It's huge. So how does this work out for you? Yeah, so it's great having an extra large bath. एक्स्ट्रा लार्ज बाथरूम बहुत अच्छा है क्योंकि सुबह को अक्सर मैं व्हीलचेयर में ही यहाँ आता हूँ और उसे चलाने के लिए यहाँ काफी जगह है। The tub is great. It's got a platform, built out. बाथ टब के किनारे भी ज्यादा चौड़े हैं, इसलिए मैं यहाँ पहले बैठकर फिर खुद को मोड़कर टब में दाखिल हो सकता हूँ। On here and then transition to the tub. ये मेरी कपड़ों की अलमारी है, काफी बड़ी है। यहाँ मेरी मुख्तलिफ मसनूई टांगों के साइज के मुताबिक शेल्फ तक बनाए गए हैं। इस घर में एडम के लिए न सिर्फ रहना बल्कि अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखना भी बहुत आसान है। My son woke up in the middle of the night and needed help. I was able to get there quickly to help him and अब मेरा बेटा रात में अगर जाग जाए या रोने लगे तो मैं फौरन उस तक पहुंच सकता हूं। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगी यहां आकर बेहतर हो गई है। मैं अपनी मसनूई टांग उतारकर आराम कर सकता हूं, हिल-जुल सकता हूं। It's allowed me to do a lot more physical activity that I wasn't able to do before. मैंने 55 पाउंड वजन सिर्फ इसलिए घटा लिया कि मैं यहाँ बाआसानी वर्जिश कर सकता हूँ। It's enabled me to start working out again. होम्स फॉर आवर ट्रूप्स की कोशिश है ऐसे मकान तामीर करना जो चंद साल नहीं बल्कि तमाम उम्र माजूर फौजियों के काम आए और जहां वो वक्त के साथ बदलती अपनी जरूरियात पूरी कर सकें। एडम अपने 4 बेडरूम हाउस से इतने खुश हैं कि वो इसे कभी छोड़ना नहीं चाहते। My wife and I have talked if we ever end up moving. I doubt that'll ever happen, but मेरा नहीं ख्याल कि हम ये घर कभी छोड़ेंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं और मेरी बीवी चाहते हैं कि हम ये घर इसी तरह यहाँ से उठाकर अपने साथ ले जाएं। ये हमेशा से ही हमारे ख्वाबों जैसा घर है। Our dream home from the very beginning. इसे बहुत से लोगों ने मिलकर हमारे लिए बनाया, इसलिए इसे छोड़ने का हम सोच भी नहीं सकते। Makes it really difficult for us to really ever think about moving.
एम्पुटेशन की मुख्तलिफ टेक्निक्स तो मार्केट में इन हैं ही, लेकिन कुछ ऐसी कलरफुल एम्पुटेशंस आपको दिखाते हैं जो कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें ले आती है। पीट निकल्स को क्रोम व्हील्स और दूसरी चीजों से सजी अपनी भड़कीली कार से इश्क है। 3 साल पहले एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में एक टांग का कुछ हिस्सा गंवा बैठने के बाद पीट ऐसी ही भड़कीली किस्म की मसनूई टांग चाहते थे। मुझे बहुत से रंग पसंद हैं और क्रोम से मुझे इश्क है। ऑनलाइन सर्च के जरिए वो prostheticinc.com शुरू करने वाले एक टांग से माजूर डैन हॉर्की तक पहुंचे। एक ट्रैफिक एक्सीडेंट में माजूर होने वाले डैन ने अपने मसनूई उज़्व या प्रोस्थेटिक को कुछ रंगीन बनाने का फैसला किया। ये मुझे अपने एक्सीडेंट के बाद का वो बुरा वक्त याद दिलाते थे जब मैं अपनी टांग काट दिए जाने की तकलीफ से गुजर रहा था। वो आर्ट वर्क के लिए मार्क डॉल्टन जैसे मकामी आर्टिस्ट की खिदमत से फायदा उठाते और एम्पुटीज को बहुत से रंग और डिजाइन ऑफर करते हैं। कुछ लोग सुपरमैन बनवाना चाहते हैं। कई फरमाइशें इन प्रोस्थेटिक्स को पहनने वालों की इनफरादी पसंद होती हैं। कुछ कस्टमर्स मिलिट्री से हैं जिनमें महाजे जंग पर जख्मी होने वाले भी शामिल हैं। पीट निकल्स की राय में रंगीन प्रोस्थेटिक्स लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींचते और मौजूए गुफ्तगू बनते हैं। इसे छुपाइए नहीं, वो रंग, आर्ट स्कीम या वो अक्स ढूंढिए जिसमें आपकी शख्सियत झलके। डैन हॉर्की कहते हैं कि इनका काम अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तवज्जो हासिल कर रहा है। मेरे फैंस कैम्बोडिया में भी हैं जो मुझे वहाँ बुलाना चाहते हैं। इनके मुताबिक एम्पुटीज इस बात पर हैरान होते हैं कि कैसे थोड़ा सा रंग और आर्ट इनकी सेल्फ स्टीम में इजाफा कर सकता है। अमेरिका में हाथ और पांव से महरूम लोगों को अपनी जिंदगी के मामूलात भरपूर तरीके से जारी रखने में मदद देने के लिए कई इदारे मुख्तलिफ एंगल्स पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस हवाले से अब भी चैलेंजेस मौजूद हैं। इसी हवाले से देखते हैं आयशा खालिद की रिपोर्ट। चेहरों की ये रौनक कहती है कि जीना सीखना है तो हमसे सीखो। हमें देखो जिनको बीमारी या कोई हादसा किसी न किसी रुख से अधूरा छोड़ दे। हर साल 1,85,000 अमरीकी मुख्तलिफ वजूह के बाइस अपने एक या ज्यादा आज़ा से महरूम हो जाते हैं। न्यूयॉर्क में एम्पुटी कोएलिशन की जानिब से लिम्ब लॉस एजुकेशन डे का ये इवेंट जॉन वाका जैसे एम्पुटीज के लिए ही है। मैं घुटने के नीचे से बाईं टांग से माजूर हूँ। मुझे ये माजूरी 11 साल पहले एक कैंसर की वजह से हुई। एम्पुटी कोएलिशन आज़ा से माजूर हो जाने वालों की आगाही के लिए काम करने वाली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस एक दिन के इवेंट में एम्पुटीज को आज़ा से महरूमी के बाद अपनी सेहतियाबी के मुख्तलिफ मराहिल समझने में मदद देने के लिए माहिरीन सेहत की तरफ से इंफॉर्मेशन मुहैया की जाती है। मेरी दाईं टांग घुटने के नीचे से मसनूई है। इसकी वजह 17 साल पहले होने वाला एक ट्रेन एक्सीडेंट था। मेरा ताल्लुक कनेटिकट से है और मैं घुटने से ऊपर टांग से माजूर हूँ। मेरे चारों आज़ा पर एम्पुटेशंस हैं। मैं तमाम उंगलियों से माजूर हो चुकी हूँ। मेरा ताल्लुक मैसाचुसेट्स से है। मैं 20 साल पहले एक टांग से माजूर हुआ था। हर एम्पुटी को मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दरकार काफ़ी सर्विसेज दस्तयाब नहीं, लेकिन ये एक 2-वे स्ट्रीट है। मसला सिर्फ प्रोफेशनल सर्विसेज की दस्तयाबी का ही नहीं, बल्कि ये मरीज की अपनी इनफरादी सलाहियत पर भी मुनसर है कि वो अपनी कामयाब रिकवरी के लिए कितनी कोशिशें करता है। लेकिन कोशिश के लिए चाहिए इंस्पिरेशन। I'm a great inspiration for a lot of people out there, but I also need inspiration as well. My name is Reggie Showers. I'm two-time world drag racing motorcycle champion. मैं मोटरसाइकिल पर स्पीड के 14 रिकॉर्ड भी बना चुका हूँ। In elapsed time and miles per hour on a motorcycle.
I'm a bilateral below knee. मैं घुटनों से नीचे दोनों टांगों से माजूर हूँ। 14 साल की उम्र में करंट लगने के एक एक्सीडेंट ने मुझे अपनी दोनों टांगों से महरूम कर दिया। मैंने अपनी इस माजूरी को कभी अपनी सलाहियतों पर यकीन और अपने मकसद के उसूल की राह में नहीं आने दिया। Now, अब मैं अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, खास तौर से आज़ा की महरूमी के साथ अपनी जिंदगी गुजारने वालों के लिए। मुझे मॉडलिंग से इश्क है। मुझे लोगों की मेरे काम के बारे में हैरत अच्छी लगती है, क्योंकि उनकी बहुत कम किसी माजूर मॉडल से मुलाकात होती है। मैं मॉडलिंग उस म्यार को कायम करने की उम्मीद पर करती हूँ कि मॉडल्स का परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं और उन्हें हर साइज और किसी माजूरी के बावजूद कबूल किया जाना चाहिए। I hope that other people can find, what I do inspirational. I've had my struggles, especially with photography. मुझे बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, खास तौर से फोटोग्राफर्स मेरे काम को समझ नहीं पाते थे। उनके लिए किसी ऐसी मॉडल को बुक करना जिसका बाजू या टांग नहीं बहुत खौफजदा कर देने वाली चीज़ है। It's very scary for a photographer because they don't know how to shoot me, and sometimes they'll ask me to hide my arm. क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं आता कि वो मुझे किस तरह से शूट करें। कभी वो मुझसे कहते हैं कि मैं अपने बाजू छुपा लूं, लेकिन मुझे दुनिया भर से फैंस से बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। It's really enjoyable to see that grow. I think one of the biggest challenges that every amputee is going to face. मेरे ख्याल में एम्प्यूटीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एक इमेज का भी है। इन्हें दूसरों का घूरना पसंद नहीं। इन्हें ये पसंद नहीं कि इन्हें दूसरों से मुख्तलिफ ट्रीट किया जाए। They're insecure with their prosthesis. इन्हें अपने मसनूई आज़ा भी इनसिक्योर करते हैं। तो ये हमारे जैसे उन एम्प्यूटीज की जिम्मेदारी है जो अपने इमेज के हवाले से बहुत पुरएतमाद हैं कि वो पब्लिक की तरबियत करें और माजूर अफराद को अपने मसनूई आज़ा ढके बगैर घर से बाहर निकलने का एतमाद दें। And wear shorts and to show our prosthesis and to show our metal, so to speak, to educate the public. Now, anything that the public sees on a regular basis, they're going to get used to. One step forward, side together, one step back. My name is Robin Burton. I'm the Executive Director for the Orthotic and Prosthetic Activities Foundation, and you are at First Dance. फर्स्ट डांस माजूर अफराद को तफरीह के मुतबादिल तरीकों का आदी बनाने का एक आसान तरीका है। इसके मुकाबले में इस्तेमाल किए जाने वाले दूसरे तरीके जैसे टेनिस, गोल्फ, स्कूबा या घुड़सवारी से लोग कुछ डर जाते हैं, लेकिन यहाँ हर किसी को 5वीं क्लास में किया जाने वाला अपना पहला सोशल डांस जरूर याद होता है। फर्स्ट डांस में आपको एक पार्टनर दिया जाता है जिसके सहारे आप डांस कर सकते हैं। यूं ही आपको हरकत करने पर आमादा करता है और यही हमारा मकसद है। तो आज के इस एपिसोड में आपने देखा कि एम्पुटेशन और इस किस्म की दूसरी टेक्नोलॉजीज किस तरह लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद दे सकती हैं। अगले एपिसोड में एक नई जगह, एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सना एक पाकिस्तानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।